हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम 8th क्लास के सब्जेक्ट गणित के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो अवधि है वो 2.5 घंटे की रहेगी और इसके जो पूर्णांक है वो 80 नंबर के रहेंगे। शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जो कि 1 से 8 तक होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1, 2/7 मल्टीप्लाई 0 का मान है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 0। तो इसमें आपको बी आंसर लिखना है, जो कि कोष्टक के अंदर भरा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा। चूँकि देखिए इसमें एक दायां पक्ष है और एक बायां पक्ष है, तो जो पहला है वो आपका बायां पक्ष है और बराबर के बाद वाला है वो दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष है वो कैसा होगा? तो देखिए दायां पक्ष जितना होगा उतना बायां पक्ष होगा। तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, तो सीधा आंसर लगा दीजिए बी 14, क्योंकि जितना राइट में होता है उतना लेफ्ट में होता है। तो समीकरण की यही पहचान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होगा। अब देखिए जो वर्ग हैं वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसके अंदर जो प्रत्येक जो कोण है अंदर वाले वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सीधा आंसर लगा दीजिए 90 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 की पूर्ण वर्ग यानी 9 के ऊपर घात रहेगी 2। तो 9 × 9, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 81। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 81। प्रश्न नंबर 5, संख्या 5 की घन संख्या होगी। तो संख्या 5 की घन मतलब 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 यानी 5 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई में लिखना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 5 से गुणा किया तो 25, 25 का 5 से गुणा किया तो 125। तो 125 आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी है राइट आंसर 125। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, अंकित मूल्य में से विक्रम मूल्य घटाया। अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य बराबर खाली जगह में क्या आएगा वो कहलाता है। तो सिंपल सा है, बट्टा रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। यानी कि किसी भी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ है और हमें कह रहा है कि इतने कम में बेच रहा हूँ यानी विक्रम मूल्य हो जाएगा। और विक्रम मूल्य है वो उसमें से लेस हो जाएगा तो डिस्काउंट रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 7वां, एक पदीय बीजीय व्यंजक हैं। एक पदीय बीजीय व्यंजक रहेगा हमारा 4x। तो ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 0.000035 संख्या का मानक रूप होगा। तो मानक रूप होगा, सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 3.5 × 10⁻⁵ कैसे आया? तो यहाँ पर देखिए 0.00035 है, यानी कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 6 अंक। कितने अंक? 6। तो 6 अंक है, तो यहाँ पर जो ऊपर है वो 35 आएगा और नीचे एक जीरो, मतलब एक के बाद में 6 जीरो आने वाले हैं। अब 6 जीरो आएंगे, अब 6 जीरो में से एक जीरो काटेंगे तो 3.5 बनेगा, फिर 5 जीरो बचे। अब ये जो 5 जीरो ऊपर जाके 10 की घात में बनेंगे तो यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे, तो 10 की घात -5 हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अब स्टूडेंट देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। अभी तो हमने जो ऑप्शन वाले हैं वो देखे, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि 9 से 12 तक होंगे। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 बराबर में है 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। क्या करना है? गुणधर्म का सिर्फ नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले आपके बट्टे में जो भिन्न दी हुई है जस्ट उसका उल्टा मल्टीप्लाई में दिया है। जो उल्टा होता क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे व्युत्क्रम गुणधर्म। क्या रहेगा? व्युत्क्रम गुणधर्म रहेगा स्टूडेंट। ये गुणन का एक गुणधर्म होता है, यानी उल्टा है और गुणा किया और इक्वल में आया 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को हल कीजिए। हल करेंगे तो सबसे पहले आपको समीकरण को लिखना पड़ेगा। 5x + 9 = 5 + 3x।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो x वाली जो जितने भी हमारे पास में संख्या हैं उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो 5 तो यहीं का रहेगा ऐसे ही ऑलरेडी। अब 3x से इधर आएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -3x हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला है, साइन चेंज होता है, जो प्लस है माइनस में हो जाता है, माइनस है वो प्लस में हो जाते हैं। दूसरी तरफ 5 ऐसा का ऐसा रहेगा एज टू एज। उसके बाद में इधर 9 है वो अंक वाला है, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो x वाली चीज़ें हैं वो घट जाएगी और यहाँ अंक वाली चीज़ें घट जाएगी। इसको मैं आगे करता हूँ। 5x में से 3x गए तो कितने रहे, 2x इक्वल टू 5 में से 9 नहीं जाते, उल्टे घटेंगे तो -4 बच जाएंगे। x का मान निकालेंगे, यहाँ पर x के साथ में 2 हैं, मल्टीप्लाई में हैं, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो -4 डिवाइड 2। अब 2 से इसको विभाजित करेंगे, भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, -2, और यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। और पहला दिया हुआ है 3331 और दूसरा दिया हुआ है 1027। पहला हम देखेंगे 3331। अब इसका क्या करना है, घन यानी कि इसकी घात 3। अब घात 3 है तो यहाँ का जो इकाई अंक है इसको हम 3 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का 1 से गुणा किया तो लास्ट में 1 ही आया, तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 1। इसके लिखेंगे आगे इकाई अंक। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में 1027। ठीक है, अब 1027 का क्यूब यानी घन किया तो लास्ट वाला जो 7 है इसको हम क्या करेंगे, 7 × 7 × 7 करेंगे। अब 7 × 7 कितना हो जाएंगे, 49। तो 49 × 7। अब 49 के अंदर देखिए पूरे को आप गुणा करना से रहे तो आपको इजी करना है, तो 9 का 7 से गुणा करेंगे। 9 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 63। अब 63 के अंदर आपको 3 है वो क्या दिख रहा है, इकाई अंक दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 है वो इकाई अंक हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास में 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भारती के लिए मैं B लिख रहा हूँ अनुपात, मीनाक्षी के लिए मैं M लिख रहा हूँ। ठीक है, भारती के पास में कितने, 15 पेन है, अनुपात मीनाक्षी के पास में कितने हैं, 45 पेन। अब इन दोनों को अनुपात में तो लिख दिया, लेकिन इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए दोनों में 3 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आया अनुपात, 45 में 3 का भाग दिया तो 15 आया। फिर भी इसमें और भाग जा रहा है, 5 का 5 में भाग दिया 1 बार, 5 का 15 में भाग दिया 3 बार। तो फाइनली हमारे पास में 1:3 आया, क्योंकि इससे आगे वो किसी भी संख्या से विभाजित तो नहीं होते। तो फाइनल जो अनुपात है वो 1:3 है। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। स्टूडेंट, अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे जो कि 13 से 22 तक हैं, जिसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट अंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 आपको कथन दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको कथनों को पढ़कर ये सही हो तो सही पे राइट लगाना है और गलत हो तो गलत पे राइट लगाना है। तो पहले कथन से शुरू करते हैं। a की घात m गुणा b की घात m का मान ab कोष्टक के अंदर ऊपर m की घात है होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो घात है वो सेम है, लेकिन ये जो आधार है वो अलग अलग है, और आधार का गुणा कर दिया और ऊपर घात लगा दिए, तो घात लगा दी हैं तो इसको सेम ही कह सकते हैं। ये राइट बोल रहा है तो हम कहेंगे सत्य है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आधार तो 10 है, 24 तो क्या है, घात है। तो ये असत्य, तो असत्य पे हम राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, तीसरा जो कथन है -5 की घात -4 मल्टीप्लाई -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा। तो यहाँ देखिए जो आधार है दोनों 5 है और मल्टीप्लाई है, गुणा किया हुआ है दोनों के बीच में। अब जब आधार समान हो और मल्टीप्लाई में हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो -4 और -2 है तो जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 हो जाएंगे। बिल्कुल ये सत्य है, कथन है वो सत्य है, और सत्य कथन है तो हम
टिक का निशान सत्य पे लगा देंगे। अगला है कथन 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा। हो सकता है, बिल्कुल होगा। कैसे? यहाँ पर आधार समान है, दोनों के बीच में भाग का निशान है। जब भाग होगा तो घातें क्या हो गई? घट जाएगी। अब जो घातें घट जाएगी तो 5 माइनस का 6 घट रहे हैं ना, मैं सीधी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? घातों को घटा रहा हूँ। तो घातें घटेगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 5 और 6 कितने? 11 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 की घात 11 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यानी कि ये कथन है सत्य है, तो सत्य पे हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। इस तरह से सत्य असत्य हैं आपके पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमारे पास पहला है आयत का प्रत्येक कोण खाली जगह होता है। आगे आपको हिंट्स दिए हुए समकोण या न्यून कोण, तो समकोण होते हैं, तो इसमें आप खाली जगह लिखेंगे समकोण। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? समकोण लिखेंगे। दूसरा है उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खाली जगह में नहीं होता। किस में नहीं होता? बहिर्भाग में नहीं होता है, अंतर्भाग में नहीं होता है। तो पहले मैं आपको उत्तल बहुभुज बना के बता देता हूँ। ये जैसे उत्तल बहुभुज बन गया, ठीक है। अब उत्तल बहुभुज के अंदर ऐसे विकर्ण निकाले। अब एक विकर्ण निकाले, अब विकर्ण क्या अंदर है बाहर है? अंदर की तरफ, बाहर कोई नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो बाहर नहीं है कोई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहिर्भाग के अंदर कोई नहीं है। तीसरा जो खाली जगह वाला प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतकोणों का योग खाली जगह होता है। कितना होता है? तो हमें पता है कि कोई भी बहुभुज है उसके बाहर के कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है। तो बचा क्या? 540 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 540 डिग्री हो जाएगा। अगला है इसका समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खाली जगह करते हैं, लंबवत करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। तो आंसर होगा लंबवत करते हैं। तो आप इसको याद कर दीजिएगा, लंबवत इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15, खंड अ का खंड ब से मिलान कीजिए। तो खंड अ और खंड ब दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन एक तरफ, दूसरी तरफ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन दोनों को आपको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 4p का गुणा 7r से किया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, वैसे देखिए 4 का 7 से गुणा किया तो 28 आना चाहिए। इसमें 28 कहाँ पर है? तीसरे नंबर पर है। तो इसको मिला दीजिए, क्योंकि 7 चौक 28 और वो भी माइनस का है, और p और r दोनों हैं, तो यहाँ pr दोनों हैं। दूसरा देखेंगे 2p और 8p, तो 2 का 8 से गुणा किया तो 16 हो गया, और p और q, pq आए 16 और pq कितना कहाँ पर है? चौथे नंबर पे 16 pq। c के अंदर है देखिए 3p, और ये कोष्टक के अंदर है, बीच में माइनस है, तो 3p का मल्टीप्लाई पहले 4 से होगा, फिर 3p का 8q से होगा। तो ये आपको सीधा पहले के अंदर दिख रहा है 12p और 24p, बीच में माइनस आ गया। सीधा आप देखकर भी पता कर सकते हैं। दूसरा है आप लास्ट वाला है आपके पास में 20p का स्क्वायर। अब p का स्क्वायर है, यानी कि p इंटू पी होना चाहिए, तो यहाँ पर p इंटू पी है, और बचा लास्ट में यही है 2 वाला, तो इसे मिलान कर दीजिए। अगला प्रश्न नंबर 16, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों यानी ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता यानी ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो आगे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर पहला दिया हुआ है एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। चूँकि देखिए एक काला बादशाह, तो काला बादशाह में आपको एक काली चिड़िया भी आती है और काला पान भी आता है। तो इस तरह से 2 काले होंगे बादशाह, यानी के होंगे बादशाह, यानी बादशाह हैं 2 होंगे टोटली। तो आउटकम यानी आने की प्रायिकता कितनी है? 2। टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52। उसमें से आपको इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 1/26। तो 1/26 प्रायिकता क्या है? एक काला बादशाह आने की प्रायिकता है। अगला है इसका लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग का पत्ता प्राप्त करना है, तो देखिए लाल रंग के कितने 13 + 13 होते हैं, क्योंकि 13 तो दिल के होते हैं और 13 ईंट वाले होते हैं। तो 13 और 13 कितने हुए? 26। तो 26 तो वो ऐसे की जो प्रोबेबिलिटी है आउटकम की, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 26। और टोटल कितने कार्ड? 52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 1/2 आएगा आंसर। तो लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 यानी हाफ होगी। इसी का तीसरा है इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। चूँकि आपको पता होना चाहिए इक्के 4 होते हैं। अब इक्के 4 होते हैं तो मैं हम लिखेंगे जो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम है वो 4 होंगे। टोटल पत्ते कितने हैं? 52, जो बट्टे में लिखे जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
1/13 आएगा। अगर आपको पूरा पूरा लिखना है तो इसमें ऊपर अंश में लिखेंगे फेवरेबल आउटकम और नीचे हर में लिखेंगे टोटल आउटकम, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो 1/13 है, इसकी प्रायिकता मिलेगी इक्का प्राप्त करने की। कितने? 4 इक्का प्राप्त करने की, सॉरी इक्का प्राप्त करने की। टोटल हमारे पास 4 इक्के होते हैं। लास्ट वाला इसका है लाल रंग की बैगम प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग की, तो लाल रंग की या तो फिर हार्ट की हो सकती है, ईंट की हो सकती है, ठीक है। तो ईंट की या लाल उसकी हार्ट की हो सकती है। तो 2 टाइप की हमारे पास बैगम हो सकती है। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 2। टोटल आउटकम कितने होंगे? 52। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/26। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/26। इस तरह से ये सारे ताश वाले आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि खंड ब की बात करते हैं, जो 17 से 22 की तरफ है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 9604। अब इसको ऐसे निशंडी यानी कि सीढ़ी टाइप में बना देंगे। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की छोटी संख्या से इसको भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 से इसको भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। फिर 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता। 4 तो वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो सीधा 7 से इसको भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर रहेगा आपके पास 3, तो फिर 4 बचा। उसके बाद में आपके 3 आएगा, 343। फिर 7 से इसको और विभाजित कर सकते हैं। 7 से गया कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर हाँ तो 9 बार, ठीक है। तो 49 आएगा। फिर 7 से जा सकता है क्योंकि 49 आपको पता ही है। फिर 7 बार, फिर 7 से जाएगा तो कितनी बार? 1 बार। जब 1 आता है तो आपको स्टॉप करना है। फिर एक देखिए आपके यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी जितने अभाज्य संख्या ली हैं उसको आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए या जोड़े में लिख दीजिए। 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। अब इसके जोड़े बना दीजिए। 2 और 2 का जोड़ा, 7 और 7 का जोड़ा और इसका जोड़ा। अभी जोड़ों में से एक नीचे उतार दीजिए। 2 इसमें से आ जाएगा, इसमें से 7 आ जाएगा और उसमें से भी एक 7 आ जाएगा। सभी का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। और 98 ही आपका आंसर होगा। किसका? कि 9604 का वर्गमूल क्या होगा? 98 होगा, ठीक है। यह आपका आंसर रहेगा। स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा 18। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज में बना देता हूँ आपके सामने। ए इस तरह से समांतर चतुर्भुज रहेगा। अब इसका नाम दे देते हैं ABCD। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए कि इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने के कोण को मैं बराबर लिख देता हूँ। चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ आसन कोण का बोला है, तो आसन कोण देखिए D और C हैं, दोनों क्या है? आसन कोण है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण D एंड कोण C आसन कोण है, ठीक है। अब आसन कोण है तो कोण D को मैं कितना? 3:2 में, तो ये 3x हो गया। कोण C है वो कितना होगा? 2x मान लिया, ठीक है। हमने सिर्फ माना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अगर ये D है, D कितना है? 3x है। तो इसके सामने वाला कोण B वो भी क्या होगा? 3x होगा। C कितना है? 2x है। तो A भी कितना होगा? 2x होगा, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके इंटरनल यानी आंतरिक जो कोण हैं, इन सारे आंतरिक कोणों का योग, यानी कि हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना? कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब कि ये जो सारे कोण हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, सभी को जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब यहाँ ABCD सबके मान क्या हैं? 2x 3x ऐसे हमने माने हुए। इन सभी को जोड़ेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं
ए का मान कितना है, ए का मान है 2x, तो लिखेंगे a 2x प्लस बी का मान कितना है 3x, सी का मान कितना है 2x, डी का मान कितना है 3x, सबको जोड़ा तो कितना आया 360 डिग्री। अब देखिए, अब ये सारे x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल हमारे पास 10x आ जाएगा इक्वल टू 360। ठीक है, ये कोण का आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो 10x इंटू इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360 डिवाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आगे x का मान कितना आया 36 डिग्री आ जाएगा। चूँकि 36 डिग्री आ गया, अब सबके कोणों का मान ज्ञात करना है, तो कोण A इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोण A इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास क्या था 2x था, तो x की वैल्यू 36 निकल गई, तो 2 इंटू 36 तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। तो 72 आंसर आ गया। A का कोण A का मान आ गया 72। B का फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा 3x, तो 3x में 3 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई किया, 3 का 36 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 108। तो जो B है, B का जो मान है वो कितना आया 108 डिग्री आ गया। अब जो A और B का मान आ गया, तो A का जितना है उतना कितना है C का है, और जो B का है उतना उतना D का है, तो वो भी हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 72 और 108 आ जाएगा। इस तरह से 18वां प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कहता है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो एक तरफ तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज, ठीक है। दूसरी तरफ क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन कितना है 12,000 मल्टीप्लाई समय कितना 2 वर्ष, दर कितनी है 10%, बटे में कितना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 120 का मल्टीप्लाई 2 से फिर 10 से किया तो कितना आया 2400 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, ठीक है। मूलधन कितना है 12,000 मल्टीप्लाई यानी कि कोष्टक लिख दो 1 प्लस दर कितनी है 10% डिवाइड बाई 100, समय कितना है 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 100 को इससे किया 100 एकम 100, 100 और 10 110, तो 110 बटा 100, ऊपर घात कितनी है 2, तो ये इसे ऐसा करके ऊपर घात 2 लगाएंगे। अब मैं सीधा इसको आगे हल कर देता हूँ 110 बटा 100 मल्टीप्लाई 110 बटा 100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 12 का गुणा करना है 110 से, फिर 110 का गुणा करना है 11 से। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14,520 रुपये, ठीक है। अब ये 14,520 आ गया और यहाँ पर कितना आया 2400, बहुत अंतर ज़्यादा है। अब ये 14,520 आया, ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन है तो इसका ब्याज कितना हुआ, तो इसमें से 12,000 लेस करेंगे, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ 14,520 में से 12,000 को घटा दो, 0 2 5 और इसमें से गया तो 2, तो कितना आया 2520। अब यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना है 2520 है, कितना है 2520, यहाँ पर कितना है 2400 रुपये। तो 2400 रुपये और 2520 यानी कि 2520 और 2400 दोनों का अंतर यानी माइनस किया, तो माइनस किया तो हमारे पास आया 120 रुपये, कितना आया 120, और 120 है यही क्या आपका आंसर है, अंतर है, ठीक है। आपको थोड़ा व्यवस्थित करना है, आपके पास पेन होगी तो छोटे छोटे अक्षरों में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा। सिंपल सी सीधी सी बात है, तो हम लिखेंगे, सीधी सी ट्रिक है, पशु, ठीक है,
20 पशु मल्टीप्लाई 6 दिन, ठीक है, बराबर यहाँ पर 10 पशु और आए, यानी कितने हो गए? तो यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस 10 पशु मल्टीप्लाई कितने दिन? तो सिर्फ दिन लिखेंगे, नहीं पता हमें तो सीधे दिन लिखेंगे, ठीक है। अब ये दिन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बराबर में इक्वल में हम कर दिया, तो यहाँ को सॉल्व करेंगे, दूसरी तरफ को सॉल्व करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई दिन, ठीक है। अब दिन निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे? देखिए ये 30 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको सीधा यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 30 दिन। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से इसमें भाग गया कितने बार? 2 बार, तो कितना आएगा? 4 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो अगर 20 पशु थे पहले, 10 पशु और आ जाएंगे, तो जो 6 दिन का जो खाना है, कितने दिन का? 6 दिन का खाना है, वो कितना रहेगा? 4 दिन ही चलेगा, क्योंकि पशु ज़्यादा हुआ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। समीकरण 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। चलो इसको करते हैं और इसके उत्तर की जांच करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ही इस समीकरण को नीचे लिख देते हैं, 3t माइनस 3 बराबर 5 2t माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर एक कोष्टक खुलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई t से, तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से, तो माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा। 3 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 इक्वल 5 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कोष्टक ओपन हो जाएगा, तो यह जाएगा 10t माइनस 5। अब हमें पता है कि जो चर वाली संख्या है वो किस तरफ आ जाएगी? लेफ्ट में आ जाएगी। अचर वाली यानी कि जो नंबर हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो 3t ऐसा कैसा रहेगा? इधर ये 10t है, इधर आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5 इधर है ही है, ये माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3t और यहाँ 10t, माइनस का है इसके अंदर साइन, दोनों में से घट जाएगा, घटेगा तो 10 है जो बड़ी संख्या है, तो माइनस का रहेगा आपके पास में 7t, क्या रहेगा? 7t रहेगा। यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोनों में क्या होगा? अंतर हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएंगे दोनों। प्लस वाला बड़ी संख्या है अपने पास में। अब बड़ी संख्या है तो इसके अंदर से जो चीज़ बचेगी वो क्या रहेगी? यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए, अरे यहाँ प्लस था, क्या था? ऊपर प्लस है, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो 5 भी क्या हो जाएगा? प्लस वाला हो जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो t इक्वल क्या हो जाएगा? 7, यहाँ पर माइनस का है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 14 और माइनस का नीचे 7 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? t इक्वल आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 2, क्योंकि 7 दूनी 14, 2 और ये माइनस रहेगा तो माइनस का 2। t का आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब इसको क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच करनी है तो जो हमारे पास जो ये समीकरण है उसके अंदर t की जगह क्या रखना है? माइनस का 2 रखना है। तो देखिए जांच में मैं किस तरह से करता हूँ, 3t माइनस 3 इक्वल 5 2t प्लस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या करना है? माइनस का 2 लगाना है। तो 3 कोष्टक माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल 5 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1, राइट। दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अब 3 का गुणा 2 से किया और 3 का गुणा माइनस 3 से किया तो आया अपने पास में माइनस 6, और ये आ जाएगा अपने पास में माइनस का 9, ठीक है। दूसरी तरफ देखेंगे 5 का गुणा, पहले ये अंदर वाला गुणा करेंगे, 2 का 2 से किया तो माइनस का 4, माइनस का 4 से इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9, फिर ये प्लस का इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब ये कोष्टक वैसे खुल जाएगा। माइनस का 6 और माइनस का 9 दोनों माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना रहेगा आपके पास में? माइनस का रहेगा आपके पास में 15, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस का 9 और इधर क्या है? प्लस का 9। देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कैसे 9 कैसा है? नहीं, 9 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 से आप
को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20। अब देखिए 20 यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 5 कितना है प्लस है, ठीक है। तो 20 में से 5 गए तो कितना है 15। अभी जो 15 है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब जो बड़ा साइन है, बड़ा नंबर वाली साइन है वो किसकी है, माइनस वाली है। तो यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। तो 15 माइनस 15 है वो बिल्कुल सही आ रहा है, राइट साइड है वो लेफ्ट साइड रहेगी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां प्रश्न नंबर 22। किसी शहर के विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले आपको पाई चार्ट यानी कि आपको प्रकार की सहायता से आपको एक अच्छा गोला बनाना है, गोले के बीच में आपको बिंदु बनाना है, फिर यहाँ पर देखना है कि टोटल कितना है, टोटल कितना 72 है। अब ये जो पूरा घेरा है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री है, उसके अंदर टोटल का भाग दे दो। टोटल का भाग दिया तो कितनी बार गया, 36 का इसमें भाग गया 10 बार, 36 का इसमें 2 बार, 2 को इससे गया तो 5, ठीक है। तो 5 आ गया, कितना आया 5। तो जो एक पॉइंट है हमारा, घायलों की एक संख्या वो कितने 5 डिग्री के बराबर होगी। तो पहला हमें क्या करना है 20 बनाना है। क्या बनाना है 20। तो ये जो 20 घायलों की संख्या है, तो जो पहला हमारा जो कॉलम बनेगा 20 इंटू कितना 5 का बनेगा, यानी कि कितना बनेगा 100 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा 100। तो पहले मैं एक लाइन खींचता हूँ बीचों बीच। अब यहाँ पर तो 90 डिग्री का होगा, कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 से थोड़ा बढ़ा दो। अब ये कितना आया 100 डिग्री। अब ये जो 100 डिग्री आया है तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये पहला वाला लिख रहे हैं 20, तो इसको लिखेंगे 20 का L, राइट। उसके बाद में 12 इंटू 5, 12 पुणे 60, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो देखिए ये इधर तो 90 डिग्री होगा, 90 में से ये कम हो गया, तो यहाँ 60 डिग्री, यानी ये इस तरह से ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो 60 डिग्री होगा तो वो कितना 12 नंबर का है, तो इसको 12 लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा 18, तो 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से 90 डिग्री निकालना है तो कुछ इस तरह से 90 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आएगा 18 और लास्ट में बचा हुआ कितना आएगा 22 आएगा, जो कि 22 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री। ये टोटली 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट कुछ इस तरह से बन गया है आपकी। ये तो कैलकुलेट है, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2018, 19, 20 और 21 लिखा, तो इसमें भी आप यहाँ लिख सकते हैं 2018, या फिर बाहर भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ 2018 नहीं आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया था 2018, 2019, 2020 और 2021, ये इसके आंकड़े रहेंगे, ठीक है। ये आप बाहर भी लिख सकते हैं, जो कि आप यहाँ लिखे हैं उसको आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको आप बाहर भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। मैं आपको एक पहला क्वेश्चन करके बता देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। तो देखिए पहला सिंपल सा है, p² + 6p + 8। अब देखिए 6p है बीच वाला, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ऊपर तो p² वैसा का वैसा लिखा, इसको मैं 4p + 2p ले सकता हूँ +8, क्योंकि 4p और 2p कितने हुए 6p हो गए। अब यहाँ पर देखिए 2 के मैं क्या बनाता हूँ, जोड़े बना देता हूँ। अब जोड़े क्यों बनाने वो भी आप आगे देख लीजिएगा। देखिए इसका रीज़न क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b², राइट, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये बीजी व्यंजक है या फिर व्यंजक है, तो ये लास्ट वाले का और जो फर्स्ट वाले का है जो मल्टीप्लाई होता है,
वो ऐसा होना चाहिए कि जो बीच वाला है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं जिसको, कि इस तरह से तोड़ना कि जो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 8p² आ जाए, और ऐड करने पर क्या आ जाए 6p आ जाए। तो ऐसा कैसे, ऐसे ही होगा। कैसे होगा, देखिए 4p मल्टीप्लाई 2p तो क्या आ जाएगा 8p², और 4p प्लस 2p क्या आ जाएगा 6p आ जाएगा। यानी ये जो मिडल स्प्लिट है, बीच वाला है, इसको गुणा करने पर तो 8p² आना चाहिए और ऐड करने पर 6p आना चाहिए। तो इस तरह से हमने इन दोनों के टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े कर दिए हैं तो अब इनके दो दो जोड़े बना देंगे, ए इसका जोड़ा और ए इसका जोड़ा। दोनों में कॉमन क्या है, तो p² और 4p, तो इसमें से p कॉमन ले लिया, बचा क्या p + 4 बचा। इसके अंदर भी देखिए दूसरे जो आपने ग्रुप लिया है उसके अंदर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ले लो 2, बचा क्या p + 4। अब देखिए p + 4 p + 4 कॉमन है तो हम लिखेंगे p + 4 कॉमन, बचा क्या p, यहाँ भी प्लस आएगा +2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसे कैसे आगे भी चलते जाएंगे तो इसके भी गुणनखंड आप निकाल सकते हैं इजीली। अथवा में दिया हुआ है कि अथवा वाले जो हैं गुणनखंड आपको ऊपर वाले इजी नहीं लगते तो नीचे वाले हैं वो भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है 24 है, उसके बाद में सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो जो 24 है 24वां क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं उप क्वेश्चन। तो पहला इसका है, एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की कहीं ऊंचाई यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको मैं यहीं पर एक अलग पेज लेता हूँ और उस पेज पर करते हैं। देखिए आयतन कितना दिया हुआ है 1800, लंबाई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। आयतन अपना 1800 सेंटीमीटर घन यानी कि क्यूब है। ठीक है, अब ये दिया क्या है, घनाकार आपको कोई डिब्बा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आयतन दिया हुआ, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो आपको क्या निकालनी क्या है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई नहीं दी हुई है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारा लिख देना है। इसको x मान लिया, कुछ भी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या होता है, किसका, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला, इक्वल टू आयतन होता है। तो आयतन होता है, आयतन जो दिया हुआ है इसके अंदर डाल दो, जो नहीं दिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लंबाई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है, ऊंचाई कितनी दी है पता नहीं है तो x लिख दिया। आयतन कितना दिया हुआ 1800 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये x के मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 40 इंटू 30। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 तिया 12, तो ऊपर तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 18 और नीचे लिखेंगे 12, या फिर डायरेक्ट आप इसको काट भी सकते हैं। 3 से इसको काटा कितनी बार गया 6 तिया 18, 6 बार गया, तो ऊपर लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे 4। अब और भी काट सकते हैं इसको, 3 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, 3/2। अब ये जो 3/2 आया है इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 यानी कि 1.5 क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वापस अपने क्वेश्चन पे आता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। चूँकि देखिए बेलन है कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास में, बेलन इस तरह से। ठीक है, अब बेलन के अंदर क्या कहा गया है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 14 सेंटीमीटर है, उसको मोड़कर उसके अनुदिश मोड़ा है, चौड़ाई के अनुदिश। तो यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर,
इसकी चौड़ाई जो कि लंबाई हो जाएगी, ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब लंबाई दी हुई है, यानी लंबाई को ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई दी हुई है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो जो बेलन का आयतन है तो लिख सकते हैं हम बेलन का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है इसका आयतन का फॉर्मूला। पाई कितना है हमारा 22/7 लेते हैं, मल्टीप्लाई आर कितना है 20, स्क्वायर में, ये स्क्वायर में लिखा है यानी 20 2 बार लिखा जाएगा। हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। 7 से इसको कट किया 2 टाइम, 2 को 2 कट नहीं होगा, ठीक है। अब ऊपर वाली सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई 20 से, 20 का मल्टीप्लाई फिर 20 से, फिर 2 से कर देंगे। तो लिखेंगे, मैं अलग से यहाँ लिख रहा हूँ 22 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 2, 2 को 20 से किया 40, 40 को 20 से किया तो 800 हो जाएगा। 800 का मल्टीप्लाई किया कितना 22 से, ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई 800, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 00 उतार दिए, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा, बेलन का आयतन इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। इसका और या अथवा में दिया हुआ है, चाहे तो ऊपर वाला कीजिए या फिर अथवा वाला कर सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा पास, 25वां, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल में निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख खींचिए। तो देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा दी हुई है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पर एक बात नोट कर दीजिए कि किस तरह से इसका हो रहा है। 2 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो रहा है। तो आप ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो इसके आंसर आपको देने पड़ेंगे, क्या ये रेखीय आरेख है, या अगला क्वेश्चन है इसका, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोनों के आंसर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आरेख बनाना है। तो आरेख बनाने के लिए मैं आपको फॉर्मली ऐसे बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरह से मान लो आपके पास में ग्राफ पेपर रहेगा जिसमें इस तरह से लाइनिंग रहेगी, ठीक है। अब यहाँ एक तरफ तो आपको क्या लिखना है, एक तरफ तो वर्ग की भुजा लिखनी है और एक तरफ क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स बना देंगे, दूसरी तरफ आप इसके क्षेत्रफल लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे उस तरफ तीर बना के लिखेंगे आप भुजा, और दूसरी तरफ क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, यानी सबकी जो डिस्टेंस है वो एक जैसी होनी चाहिए। इस तरफ भी लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे चलते रहेंगे। अब यहाँ से आरेख बनाना है, जैसे आपके पास ग्राफ बड़ा होगा तो उस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर पहला है 2 पे और 4 पे, तो 2 पे क्या लेना है, भुजा, और 4 पे क्या लेना है, क्षेत्रफल। तो दोनों को आगे मिलाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। फिर 4 पे और 4 पे और सीधा 16 पे रहेगा, यही है, नहीं सॉरी 3 पे और 9 पे। तो क्या करना है आपको, 3 से लेना है 9 तक। तो 3 कहाँ रहेगा, 2 और 4 के बीच में, ये 3 और 9 8 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से आगे आप पॉइंट बनाएंगे तो जो पॉइंट होंगे वो सीधी रेखा के अंदर जाएंगे। अब जो सीधी रेखा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा स्केल से नहीं बना है, आप बनाएंगे तो सीधी रेखा में जाएंगे। तो क्या ये रेखीय आलेख है, बिल्कुल रेखीय आलेख हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखिए आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर आपकी सीधी रेखा प्राप्त होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो आपको नहीं लिखेंगे, और होती है तो लिखेंगे कि हो रही है, क्योंकि यहाँ सीधा पता चल सकता है कि यहाँ सबका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसलिए आगे से आगे ये लाइन बढ़ती जाएगी। अगला के जो क्वेश्चन है वो है, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर होती तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता। तो वर्ग की भुजा 7 होती, ठीक है, तो मैं यहाँ एक वर्ग बना देता हूँ। अब ये 7 7 और 7,
तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है यहाँ पर, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी 7, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से आप 25वां क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। 25वें क्वेश्चन में भी आपको 2 दिए हुए अथवा वाला भी दिया हुआ है। तो वर्ग की भुजा और परिमाप सेम उसी तरह से, उसमें क्या है क्षेत्रफल था, इसमें परिमाप लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप टोटली क्वेश्चन है वो इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।